नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स एकेडमी में। आज हम एक और नए सब्जेक्ट के एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाईवे इंजीनियरिंग। आज हम हाईवे इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज करेंगे और जो हमारा लेवल रहेगा वो इजी लेवल ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नागपुर प्लान इंडियन रोड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। नागपुर प्लान की बात करी गई है, उसमें इंडियन रोड को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 4, 5, 6 या 7? तो आपको पता है हमने एनबीएल करके याद किया था पहले, नागपुर, फिर बॉम्बई, फिर लखनऊ है ना। तो यहाँ पे नागपुर की बात हो रही है, तो उसमें हमने इंडियन रोड्स को 5 उसमें क्लासीफाई करा हुआ है। पहला नेशनल हाईवे, दूसरा स्टेट हाईवे, तीसरा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, चौथा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और पांचवा विलेज रोड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं, आपको पता है ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, इन 5 रोड में हमने क्लासीफाई कर रखा है। और अगर नागपुर की बात करें, इसकी डेंसिटी की बात करें तो कितनी है? शायद डेंसिटी का क्वेश्चन तो आगे भी है, बट 16 किलोमीटर ऑफ रोड पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है ना। ये आपने पढ़ा होगा 16, 32, 82 करके एनबीएल। और इसमें क्या बता सकते हैं? हाँ, इसमें कौन सा पैटर्न लेते हैं? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ये भी आपने पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नया क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एज पर लखनऊ रोड प्लान इज गिवन बाई। किलोमीटर में पूछा है लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, लखनऊ रोड प्लान के अकॉर्डिंग नेशनल हाईवे की लेंथ क्या होगी? एरिया ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाई 75, एरिया ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाई 50, एरिया ऑफ कंट्री डिवाइड बाई 40 या एरिया ऑफ कंट्री डिवाइड बाई 25। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आपको पता है कि नेशनल हाईवे की डिवाइड बाई 50 करके ऐसा पढ़ते हैं ना, हम हाफ हाफ करते हुए चलते हैं। जैसे नेशनल हाईवे के लिए 50, फिर स्टेट हाईवे के लिए 25, फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 12.5 है ना, हाफ हाफ करते रहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ये लेंथ ऑफ, चलो ये सीधा ही लिखते हैं, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। ये आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाई 50, ऐसा पढ़ा है ना आपने। अगर हम स्टेट हाईवे की बात करें तो ये आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाई 50 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अगर हम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो ये भी आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाई 15 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5, सॉरी 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5। तो ये हो जाएगा। ये भी तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। एमडीआर का एक और भी होता है 19 टू टाउन का, ऐसा कुछ होता है ना, 19 टू नंबर ऑफ टाउन इन दैट स्टेट है ना। ये भी इनमें से जो लेते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और तो कुछ बताने वाली बात नहीं है। अच्छा हाँ, अगर लखनऊ रोड प्लान ऊपर हमने नागपुर का पढ़ लिया, बॉम्बे का तो चलो बाद में देख लेंगे, लखनऊ का देख लेते हैं। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? इसकी डेंसिटी होती है 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमने कंसीडर किया था कि 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में हमारी 22 किलोमीटर रोड होनी ही होनी चाहिए ना। इसका पीरियड क्या था? 1981 से 2001 तक है ना। 1981 से 2001 तक वो था 63 से 43 से 63 है ना। ये था 1943 से
1963 तक का बनाया था हमने 20 ईयर प्लान, लेकिन ये जल्दी कंप्लीट हो गया था, 1961 में कंप्लीट हो गया था, है ना। फिर 61 से 81 वो वाला था, फिर 81 से 2001 ये वाला था, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which one of the following is the chronological sequence in regard to road construction and design development? क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा गया है रोड कंस्ट्रक्शन का, पहले कौन सा है, टेलफोर्ड, ट्रेस्कॉट या सीबीआर या मैकेडम। तो सबसे पहले हमारा वैसे रोमन रोड आई थी, यहाँ पे रोमन का ऑप्शन नहीं है, फिर रोमन के बाद ट्रेस्कॉट, फिर टेलफोर्ड, फिर मैकेडम, फिर सीबीआर, है ना। तो हमारा ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम ट्रेस्कॉट की बात करें तो ये अप्रॉक्स 1765 के आसपास आया था, 1764-65 के आसपास आया था। एग्जैक्ट डेट तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन इसी के आसपास, ये 1800 के आसपास था या 1815 के आसपास था, ये शायद ये तो कंफर्म है 1928। तो देख सकते हैं आप सीक्वेंस, सबसे पहले ट्रेस्कॉट, फिर टेलफोर्ड, फिर मैकेडम, फिर सीबीआर। ये भी 1800 नहीं है, कुछ और है, मतलब 1800 के आसपास ही है, 1802 है, 1803 है, ऐसी कुछ है, ठीक है। ये वाला ट्रेस्कॉट वाला कहाँ था, ये फ्रांस का है, और टेलफोर्ड मैकेडम वाला मैकेडम वाला इंग्लैंड का है, टेलफोर्ड वाला भी इंग्लैंड का है, और सीपीआर वाला ये यूएसए का है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिजायरेबल अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड लेटरल डायरेक्शन आर रिस्पेक्टिवली। मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है और बताया गया पहले लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बताना है, फिर लेटरल डायरेक्शन में बताना है। तो आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कितनी होती है, 0.35 से 0.40 तक, और लेटरल में 0.15। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। लॉन्गिट्यूडनल का आपने पढ़ा होगा 0.35 से 0.4, है ना, पढ़ा है ना आपने, और लेटरल का 0.15 कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टारगेट ऑफ सेकंड 20 ईयर प्लान इज प्रोवाइडेड अ टोटल लेंथ ऑफ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। कोई डेंसिटी की बात की है, सेकंड 20 ईयर प्लान एनबीएल करके हमने याद किया था, यानी कि बॉम्बे की बात करी है, तो हमने 16-32-82 करके याद किया था। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। ऐसे करके आपने याद किया ना, 16, 32, 82, ये नागपुर, ये बॉम्बे, ये लखनऊ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी वाज सेटअप इन द ईयर। आईआरसी कब सेटअप हुआ था, 1934, है ना। तो पहला ऑप्शन 1950, 19, अब तो ऑप्शन बताने का वो है ही नहीं, मैंने आपको बता दिया राइट आंसर 1934। तो आप आपको याद है, आईआरसी का तो बहुत बार पूछा जाता है, तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है ना। और कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है मोटर व्हीकल एक्ट, है ना, मोटर व्हीकल एक्ट, ये कब था, 1939। ये भी आपको याद होना चाहिए। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको याद होना चाहिए, कब है, 1950, कहीं कहीं पे आपको 1951 भी दिखेगा, बट 1950, ठीक है। सेंट्रल रोड फंड पूछा जाता है, CRF, सेंट्रल रोड फंड पूछा जाता है, ये 1929। आपको रिलेट करके याद रखना, देखना IRC 1934, ये तो आपको याद ही होगा। उससे 5 साल बाद मोटर व्हीकल एक्ट 1939, उससे 10 साल पहले सेंट्रल रोड फंड 1929, 1950 CRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको याद ही रहता है ना। एक BRO भी पूछा जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये कब था, 1960, 1950 के 10 साल बाद।
सेंट्रल रोड फंड के 10 साल बाद क्या था, मोटर व्हीकल एक्ट, और CRRI के 10 साल बाद क्या था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एक जायकर कमेटी भी पूछता है आपसे, ये भी बहुत बार पूछता है ना। <clears throat> 1927 में फॉर्म हुई थी और रिकमेंड कब किया था, 1928 में रिकमेंडेड फॉर्म। और तो शायद कुछ बचता नहीं है, यही थे जो मेन थे, ये आपको याद होने ही चाहिए, है ना। तो इसको याद रखना है आपने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कलर ऑफ अपर पार्ट ऑफ किलोमीटर स्टोन ऑन द रोड साइड इन केस ऑफ स्टेट हाईवे। जो किलोमीटर स्टोन आपने देखा होगा ऐसे करके रोड के किनारे ऐसे होता है, तो उसकी बात करी गई है कि जो अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये किस कलर का होगा स्टेट हाईवे के उसमें। स्टेट हाईवे के उसमें कौन से कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है ना। तो अपर पार्ट ग्रीन हो जाएगा स्टेट हाईवे में। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हमने ऑप्शन कर दिया, ठीक है। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो आपको पता है क्या होता है, येलो एंड वाइट होता है, तो सबको पता होता है ना। स्टेट हाईवे भी सबको पता होता है कि क्या है, ग्रीन एंड वाइट है। और अगर हम सिटी रोड या डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें, सिटी रोड्स या डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो ये कौन से, या तो ब्लू कलर होगा, ब्लू भी नहीं, डार्क ब्लू कलर होगा, डार्क ब्लू, या ब्लैक कलर होगा, एंड वाइट। वाइट तो सबके साथ होगा ही होगा, ये अपर ऊपर क्या होगा, या तो डार्क ब्लू होगा या तो ब्लैक होगा। और अगर हम रूरल रोड की बात करें, यानी कि जो रूरल रोड, विलेज रोड भी बोल सकते हैं आप इसको, तो इसमें कौन सा होता है, ऑरेंज, ऑरेंज एंड वाइट। यानी कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी ना, PMGSY, उसके PMGSY उसके अंतर्गत जो रोड बनी थी वो रूरल रोड होती है, उसका कलर क्या होता है, ऑरेंज एंड वाइट। ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। याद भी याद रखना है आपको, ये दो तो याद होंगे ही होंगे, ये भी डार्क ब्लू और ब्लैक और ऑरेंज, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिजायरेबल कैम्बर फॉर स्ट्रेट रोड्स with water-bound macadam or gravel surfaces 1 in 33 to 1 in 25, 1 in 40 to 1 in 33, 1 in 40 to 1 in 50। इसके लिए मैंने आपको टेबल रखी है यहाँ पे, इससे आपको याद रखना है ना। ये एक साइड दे रखा है आपको टाइप ऑफ रोड सरफेस, दूसरी साइड रेंज ऑफ कैम्बर दे रखी है, हैवी रेनफॉल के उसमें और लो रेनफॉल के उसमें। इससे इस टेबल से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। मैं आपको भी ट्रिक भी बताता हूँ कि इसको याद कैसे करना है। ट्रिक क्या है, मतलब शॉर्ट वो है। सबसे पहले सीमेंट कंक्रीट रोड या थिक बिटुमिनस सरफेस, यानी कि सबसे मजबूत सड़कें बोल सकते हैं आप, इन मतलब कि पानी को जो सहन कर पाए, है ना। तो उसमें कैम्बर कितना प्रोवाइड करेंगे, 1.7 लो रेनफॉल में, 2% हाई में, ठीक है, 1.7 to 2। और इसको आप 1 in 50 में डिवाइड कर सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो 1.67 या 1.7 आ जाएगा, है ना। तो या तो आप कन्वर्ट कर ही लेंगे, कन्वर्जन तो आपको आता ही है ना। तो या तो आप 1 in 50 या 1 in 60 करके याद रखें, या तो 2% या 1.7, कैसे भी आपका मन है वैसे याद रख सकते हैं। तो हैवी रेनफॉल के केस में हमें ज़्यादा कैम्बर देना पड़ेगा, है ना, तो 2% या 1 in 50। फिर लो रेनफॉल के केस में 1 in 60, ठीक है। सबसे मजबूत की बात होगी जिसमें हमें पानी उतना रुकेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। फिर हम बात करें थिन बिटुमिनस सरफेस की, उससे थोड़े कम बिटुमिनस, थिक बिटुमिनस सरफेस, फिर उसके बाद थिन बिटुमिनस सरफेस। इसमें उससे थोड़ा ज़्यादा कैम्बर देना पड़ेगा पहले वाले से। तो यहाँ पे कितना आया था, 1 in 50 to 1 in 60। अब 1 in 50 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे 1 in 40 हो जाएगा, यानी कि हैवी रेनफॉल 1 in 40 to 1 in 50 थिन बिटुमिनस सरफेस के।
अब उसके बाद बात करेंगे वाटर बाउंड मैकेडम या ग्रेवल पेमेंट के उसमें। तो इससे कम मतलब ज़्यादा पानी ठहरेगा तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, इसमें थोड़ी कम होगी, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में ज़्यादा दिक्कत होगी, तो ज़्यादा और थोड़ा ज़्यादा कैम्बर देना पड़ेगा। तो 1/40 तो हैवी रेनफॉल के लो रेनफॉल के केस में होगा ही होगा, उससे थोड़ा कम इसमें हो जाएगा हैवी रेन, उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये तो 1/33 होगा, बट यहाँ तो बढ़ रहा है ना 3%, तो 1/33 टू 1/40। इसके बाद अर्थन रोड, जिसमें मिट्टी की रोड होती है, उसमें तो कैम्बर ज़्यादा ही देना पड़ेगा, तो 1/25 टू 1/33, ऐसे करके आ सकते हैं। 1/50 टू 1/60, 50 यहाँ जाएगा, फिर और कम हो जाएगा 40 यहाँ जाएगा, फिर यहाँ 33, फिर यहाँ 33 आ जाएगा, यहाँ 25, ऐसे करके आप जा सकते हैं आप। तो 1.7, 2.5, 2, 3, 2.5, 4, 3, है ना। सब एक दूसरे से मतलब आपको रिलेट करना है, तो आप जब इसको रिलेट करेंगे तो आपको ये टेबल याद हो जाएगी। अब पूछा गया है वाटर बॉन्ड मैकेडम ऑफ ग्रेवल सरफेस की, तो 1/33 से 1/40 टू 1/33 यही होगा ना, 40 वाला होगा, क्योंकि 40 टू 33 वाला होगा। ये वाला किस में होगा, अर्थन वाले उसमें, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following equipment is used to measure the pavement unevenness index? कौन से इक्विपमेंट से हम अनइवननेस इंडेक्स निकालते हैं? बम्प इंटीग्रेटर, ओडोमीटर, नेटवर्क सर्वे व्हीकल या नन ऑफ द अबव? तो किससे निकालते हैं आपको पता ही है, बम्प इंटीग्रेटर से। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक वो 2 व्हील 5th व्हील वाला होता है, जो पहिया होता है पीछे वाला, 5वां वाला जो किसी काम का नहीं होता है, तो फिर कार माउंटेड भी होता है, ये आपने पढ़े होंगे। बाकी एक चीज़ और है इसमें, कुछ तो बताना था, हाँ, कि अनइवननेस इंडेक्स की वैल्यू भी आपसे पूछी जाती है। मैं थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर। अनइवननेस इंडेक्स की वैल्यू आपसे पूछी जाती है। अगर 1500 mm पर किलोमीटर, ये mm पर किलोमीटर क्या है, इसकी यूनिट है कि कितने mm, 1 किलोमीटर रोड में कितने mm का अनइवननेस आ सकती है। तो अगर 1500 mm यानी कि 150 सेंटीमीटर से कम है तो अच्छा है, बढ़िया है हमारे लिए, है ना। अगर 2500 से कम है, 2500 mm पर किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है, mm पर किलोमीटर में ही मापते हैं हम इसको, तो हमारे लिए वो क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है कंडीशन, है ना। अगर 3200 से ज़्यादा हो जाए अनइवननेस इंडेक्स, तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा हमारे लिए। अगर हम धीरे भी चला रहे हो ना कार या गाड़ी, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, दिक्कत हो जाएगी। अगर हमारी स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर भी है इसमें, तब भी दिक्कत हो जाएगी, ये भी पूछा जाता है। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, 1500, 2500, 3200 अनइवननेस इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग द विड्थ ऑफ द कैरिज वे कितना रखते हैं, 3.75 मीटर फॉर सिंगल लेन, 7 मीटर फॉर 2 लेन विदाउट रेज्ड कर्व्स, 7.5 मीटर फॉर 2 लेन्स विथ रेज्ड कर्व। अगर हम कर्व प्रोवाइड नहीं करेंगे तो 7 मीटर, कर्व प्रोवाइड करेंगे तो 7.5 मीटर, सही है। 3.75 मीटर फॉर सिंगल लेन, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारी मल्टी लेन रोड है तो पर लेन की कितनी मीटर विड्थ ऑफ कैरिज वे लेके चलते हैं, तो वो होता है हमारा 3.5 मीटर पर लेन, अगर हमारी मल्टी लेन रोड है, मल्टी लेन रोड है, ठीक है। और तो कुछ है नहीं। अगर हाँ इंटरमीडिएट कैरेज वे के उसमें आपकी 5.5 मीटर होती है, इंटरमीडिएट कैरेज के उसमें 5.5 मीटर होती है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिएक्शन टाइम फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस में बी एज्यूम्ड एज। रिएक्शन टाइम कितना होता है जब हम स्टॉपिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, तो हम रिएक्शन टाइम कितना लेके चलते हैं? 5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड या 10 सेकेंड? तो हम कितना लेते हैं? 2.5 सेकेंड। तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको पता है ना रिएक्शन टाइम क्या होता है? मतलब कोई जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को दिखने से लेके, जैसे कोई हम गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पे आपने कोई गाड़ी चला रहे हो और आपको ये ऑब्जेक्ट दिखा सामने, गाड़ी तो बड़ी होगी थोड़ी, ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा होगा, तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट दिखा, इस ऑब्जेक्ट को दिखने से लेकर आपने जब एफिशिएंटली ब्रेक लगा दिया, उसके बीच की जो टाइमिंग होगी, मतलब आपको ये ऑब्स्टेकल दिखा और आपने ब्रेक लगाया, इसके बीच में थोड़ा टाइम तो बीतेगा ना, वो जो टाइम बीतता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो 2.5 सेकेंड लेके चलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ PIEV ऑफ द PIV थ्योरी। PIEV थ्योरी में क्या होता है? परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, वायलेशन, यही होता है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना। आपने ऐसे करके वो डायग्राम भी देखा होगा, यहाँ पे ब्रेन होता है, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा ना। मैं भी आपको डीपली बता देता हूँ थोड़ा। चलो, क्या ही करना है आपको डीपली जान के। यहाँ से परसेप्शन, यहाँ से वायलेशन, आई इंटेलेक्शन या इमोशन हमारे ये ब्रेन में होते हैं। एक तरफ से स्टिमुलेट होता है, एक तरफ से रिस्पॉन्स होता है ना। आपने पढ़ा होगा ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना इसको, और ये क्या होता है? हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ pavement at horizontal curves on 2-lane roads is not required if the radius of curve is greater than। जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम प्रोवाइड करते हैं ना पेवमेंट में, उसको हम कब प्रोवाइड नहीं करेंगे? जब रेडियस ऑफ कर्व किससे ज़्यादा हो। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। जो हमारा इंडियन रोड कांग्रेस है वो रिकमेंड क्या करता है? अगर हमारी रेडियस की वैल्यू 300 मीटर से ज़्यादा है तो हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं करनी है ना। अगर हमारा 50 मीटर से कम है रेडियस, तो एक्स्ट्रा वो वाइडनिंग हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं? इनर एज में। ये भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आपको पता है ना। और अगर 50 से 300 के बीच में है तो कहाँ प्रोवाइड करते हैं हम? इनर भी और आउटर भी, यानी कि बोथ एजेस में एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं। इस केस में भी करते हैं, इस केस में भी करते हैं, लेकिन इस केस में हम नहीं करते हैं। तो रेडियस 300 मीटर से ज़्यादा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे टू लेन रोड में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम बहुत धीरे चल रहे हैं। द मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर रिकमेंडेड बाई IRC। मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर कितनी होती है? ये भी आपको पता है, 3.75 मीटर, 7 मीटर, 2.5 मीटर या 4.6 मीटर। तो 2.5 मीटर होती है। और क्या बता सकते हैं? शोल्डर आपको पता ही है कि जैसे हम इमरजेंसी लेन में यूज़ करने के काम आ जाता है, या ओवरटेक करने के काम आ जाता है। अगर हमारी रोड को हमें बाद में चौड़ा करना है तो उस काम भी आ जाता है हमारा शोल्डर। तो ये सब है, ये सब आपको तो पता ही है। अगला क्वेश्चन है, if d is the degree of curve, the percentage reduction of gradient is 0.01d, 0.02d, 0.03d या 0.04d। आपको पता है जो ग्रेड कंपनसेशन होता है, अगर ग्रेडियंट 4% से ज़्यादा फ्लैट है तो उसको हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। 4% आपने पढ़ा होगा ये, 4%। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? 0.04d। डी यहाँ पे क्या है? डिग्री ऑफ कर्व है। ग्रेड कंपनसेशन हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये भी आपने पढ़ा होगा। आगे शायद इसका एक न्यूमेरिकल भी है, चलो वहाँ पे देखेंगे। इज नॉट रिक्वायर्ड, ये अलग है, ठीक है। इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर
gradients flatter than 4%. हाँ, अगर 4% से ज़्यादा होगा तभी हम ग्रेड कंपनसेशन देते हैं. चलो आगे एक न्यूमेरिकल, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. द मैक्सिमम रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ई इज गिवन बाई, कितना होता है, ई इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 5 to 5 आर, वी स्क्वायर बाई 4 to 4 आर, वी स्क्वायर बाई 2 to 5 आर, वी स्क्वायर बाई 1 to 5 आर. ये भी आपको पता है, वी स्क्वायर बाई 2 to 5 आर, जहाँ पे हमारा जो v है वो किस में है, किलोमीटर पर आवर में. ये भी आपने पढ़ा होगा ना. r क्या हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है. यहाँ पे जल्दी जल्दी करते हैं तभी हो पाएगा हमारा. A summit curve is formed at the intersection of a 3% up gradient and 5% down gradient. ठीक है, समिट कर्व दे रखा है हमने. To provide a stopping distance of 132 meter, the length of summit curve needed will be. यहाँ पे लेंथ ऑफ समिट कर्व की बात पूछी गई है. तो आपको पहले तो मानना पड़ेगा कि हमारा जो लेंथ ऑफ समिट कर्व है वो SST से ज़्यादा है. ये हमने माना है. ठीक है, ये मान के आपने जितने न्यूमेरिकल है उसको करना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है फिर, NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4. तो इसी फॉर्मूले से निकालना है जब तक आपको दे नहीं रखा है. ठीक है, क्योंकि मोस्ट केसेस में अगर ये नहीं होगा, फिर अगर SST ज़्यादा होगा तो फिर आपका कौन सा वाला फॉर्म लगता है, वो 2S माइनस 4.4 बाई एन ऐसे करके फॉर्मूला है ना, आपने पढ़ा होगा वो भी. तो फिर वो फॉर्मूला निकालना पड़ता है. तो ये इजी में तो नहीं होना चाहिए. चलो इजी में ही दे रखा है तो इजी में ही होगा फिर ये, क्योंकि फिर हमें एन निकालना पड़ेगा ना, थोड़ा लंबा हो जाएगा. एन निकालना भी लंबा भी नहीं है ऐसे. 3% अब ग्रेडियंट है तो आपने पढ़ा होगा N1 माइनस N2 करके पढ़ा है ना. अब ग्रेडियंट को आपने पॉजिटिव रखना है और डाउन ग्रेडियंट को नेगेटिव रखना है. 3 माइनस माइनस 5, डाउन ग्रेडियंट 5 है ना, ये दिख रहा है आपको. 5% काउंट डाउन ग्रेडियंट है तो ये कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा. एस की वैल्यू, सॉरी एन की वैल्यू निकल गई. एस की वैल्यू आपको दे रखी है 132 मीटर. तो यहीं पे पुट, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करना ईजी हो जाएगा ना. यहाँ पे एन की वैल्यू 8/100, एस स्क्वायर को हम 132 इंटू 132 लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि काटने में ईजी रहेगा ना. यहाँ पे 4.4 हो गया. तो ऑप्शन पास पास ही हैं तो चलो देख लेते हैं. 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 1.1. अब हम 11 से इसको काट लेते हैं. 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी कि ये 12 हो गया, ये 132 हो गया. 12 दूनी 24, 132 इंटू 24, यही बचा ना लास्ट में. तो 24 दूनी 48, यहाँ पे 4 हो गया. 24 दिया 4 नित्य 12, यानी कि 24 दिया 72, 72 और 4 76, 6 हो गया, 7 बचा. 24 एकम 24, 24 और 7 31, 316. ये और यहाँ पे एक वो घटा था, मतलब ऑप्शन में देख लेना आपको. जैसे हमने पॉइंट को ना वो नहीं करा तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन में 316 के आसपास 316 317 ही है. तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 317 मीटर. पॉइंट को नहीं भी लेके चलेंगे तो आप, अगर पॉइंट को भी लेंगे तब भी 316.8 आ जाएगा ना. ऐसे करके ना इजी हो जाती है कैलकुलेशन. अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर वरना कैलकुलेशन ऐसे करके करनी है आपको, है ना. ये लिखना नहीं है आपको वहाँ पे एग्जाम में कि 132 इंटू 24 मैंने आपको लिखने की उससे बताया. मैंने आपको यहीं पे कैलकुलेट कर दिया. 12 दूनी 24, 24 को सीधे गुणा करके यहाँ पे लिख लेना है ना. If r is the radius of the curve and L is the length of the long chord, the shift of the curve is, मीटर यूनिट में देखें, L स्क्वायर बाई आर, L स्क्वायर बाई 2r, L स्क्वायर बाई 24r या L स्क्वायर बाई 6r.
शिफ्ट ऑफ द कर्व पूछा हुआ है ना, तो वो क्या होता है LS स्क्वायर बाई 24R। आपने शिफ्ट ऑफ कर्व पढ़ा होगा ना, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24R। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, when R is the radius of curve in meter and D is the degree of curve in degree and length of the chord is 30 meter, the relation between R and T। तो ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 30 मीटर के उसमें कितना होता है, क्योंकि ये सर्वे में भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, हाईवे में भी आता है, रेलवे में भी आता है ना, बहुत जगह ये क्वेश्चन है। तो वैसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। 1720 या 1719 करके हम नॉर्मल कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो मान लेते हैं ये ऐसा कुछ मान लेते हैं ना, 30 मीटर, ये 30 मीटर है और ये हमारा ये एंगल मान लेते हैं डिग्री ऑफ कर्व है ना, ये डिग्री ऑफ कर्व है। तो सिमिलरिटी से कितना हो जाएगा ये 30, इसका ले लेते हैं डिवाइडेड बाई डी, 30 इतना हो गया। और अगर हम पूरा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2πr है ना, परिधि क्या होती है यानी कि सरकमफेरेंस कितनी होती है 2πr। और यहाँ पे डिग्री ऑफ ये डिग्री थी, अगर हम पूरा एंगल लेंगे, ये पूरा एंगल लेंगे तो ये कितना होगा 360, तो 360 हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर निकालना है ना, हमने आर कैलकुलेट करना है, तो 30 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 2πd। 30 मीटर के लिए था ना, तो यहाँ पे 30 लिया है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 1718 दशमलव कुछ आता है। तो हम इसको कितना मान लेते हैं 1719 डिवाइड बाई डी। अगर 20 मीटर के केस में क्या होता है 1141 या 1144 बाई डी 20 मीटर के केस में। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप निकालेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बहुत बार पूछा जाता है और अलग अलग सब्जेक्ट में काम आता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिजायरेबल लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन एज पर IRC गाइडलाइन। ओवरटेकिंग डिजायरेबल लेंथ पूछी है ना, दो लेंथ होती है, डिजायरेबल लेंथ होती है, मिनिमम लेंथ होती है। तो 3 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, 5 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, 7 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या 9 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो डिजायरेबल लेंथ पूछी है तो कितनी होती है 5 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। डिजायरेबल की बात की है तो ये 5 टाइम्स OSD होता है ना। अगर हम मिनिमम की बात करें तो कितना होता है 3 टाइम्स ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है, ये भी आपको याद होगा। तो आप 5 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अ कैम्बर इज, कैम्बर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू मेक द रोड सरफेस impervious, टू मेक द रोड सरफेस ड्यूरेबल, टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रोड सरफेस एज क्विकली एज पॉसिबल। तो हमने कैम्बर के ऊपर बात की थी, जो टेबल दिखाई थी मैंने आपको, उसमें कैम्बर की वैल्यू दे रखी थी, किस लिए दे रखी थी कि जो हमारा रेन वाटर है वो जल्दी से जल्दी क्या है रोड सरफेस से नीचे चला जाए, इसलिए तो हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ which one of the following formula gives the maximum value of grade compensation where R is the radius of circular curve? 75 by R percent, 65 by R percent, 55 by R percent या 45 by R percent। तो ग्रेड कंपनसेशन मैंने आपको बताया था 4% से, उसमें 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कम नहीं होना चाहिए 4%। तो क्या था, दो वैल्यू थी ना, एक 75 बाई आर थी और एक 30 प्लस आर बाई आर ना, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा ग्रेड कंपनसेशन को, GC से डिनोट करते हैं 30 प्लस आर बाई आर, ये
या तो 75/R%। तो यहाँ पे 75/R दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको ग्रेड कंपनसेशन के बारे में बताना था ना। जो ग्रेड कंपनसेशन जो फाइनल वाला होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनिशियल ग्रेडियंट, इनिशियल ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन ग्रेड कंपनसेशन ग्रेडियंट होगा नहीं, ग्रेडियंट है ना। ये आपने पढ़ा होगा, ऐसे करके निकालते थे। और वो क्या होना चाहिए, 4% से कम नहीं होना चाहिए। तब ये जो 4% वैल्यू थी वो वहाँ पे ली थी हमने। और क्या बताना था, इससे एक न्यूमेरिकल बनते हैं। पहले मैं न्यूमेरिकल पुट कर रहा था, बट मेरे को आपको ये भी बताना था। बट 25 क्वेश्चन और थे, तो मैंने कहा देख लेंगे अगले उसमें न्यूमेरिकल कर लेंगे एक इसका, है ना। Find the length of vertical curve if an upgrade of 2.5% is followed by downgrade of 1.5%. Given rate of change of grade is 0.5% per 50 meter chain. लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व पूछा हुआ है। यहाँ पे अपग्रेड ग्रेडियंट भी दे रखा है, डाउनग्रेड ग्रेडियंट फिर से एन निकालना है ना। तो अगर वैसे नॉर्मल केस में पूछा जाए तो हमारा जो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व क्या होता है, G1 माइनस G2 डिवाइडेड बाई R। G1 वही है अपग्रेड ग्रेडियंट, 2.5 पॉजिटिव को प्लस लेना है, डाउनग्रेड वाले को नेगेटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और R कितना है, रेट ऑफ चेंज कितना है, 0.5%, 50 मीटर के उसके लिए चेन के लिए पहले 1 मीटर के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 और 2.5, 4 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी कि 4 तो नहीं 8, तो 8 हो गया 1 मीटर के लिए। और 50 मीटर के लिए निकालना है, 50 मीटर के लिए तो 8 × 50 हो जाएगा L, है ना। 8 पंजे 40 यानी कि 400 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये 1 मीटर के लिए है, 1 मीटर के लिए निकाला है हमने, ठीक है। G1 माइनस G2 या N1 माइनस N2 भी इससे भी याद रख सकते हैं, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ऊपर हमने N माना था, N G कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस किसके बराबर होती है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बराबर, या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, या ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, या ट्वाइस ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। जो हमारी ISDN ये इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर होती है। और ये हम कब प्रोवाइड करते हैं, जब हमें OSD नहीं दे पाते हैं, यानी कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हम नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश, तो हम क्या दे देते हैं, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस दे देते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जब फीजिबल नहीं है, ठीक है, जब नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि आपको ये नोट्स मिलेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए ना, is not feasible। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, एज पर IRC रिकमेंडेशन एवरेज लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन इम्पोर्टेंट रूट्स कैरिंग फास्ट ट्रैफिक इज, इल्यूमिनेशन लेवल पूछा गया है, एवरेज लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना, किसमें, इंपॉर्टेंट रोड्स के केसेस में। तो यार वो कितना होता है, 10 लक्स, 30 लक्स, 20 लक्स या 5 लक्स। तो वो होता है हमारा 30 लक्स। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें, इंपॉर्टेंट रोड के लिए तो 30 लक्स लेते हैं, जहाँ पे इसको हम बोलते हैं A1 ग्रेड। ये A1 करके होता है। एक हमारा A2 ग्रेड होता है, इसमें क्या होता है, हमारा मिक्स ट्रैफिक होता है। ये भी आपने पढ़ा होगा शायद, है ना। ये उतना नॉर्मली तो नहीं पूछा जाता है A2 वाला, ये पे आपको किसी किसी बुक में दिखेगा कि A1 और A2 करके। मिक्स ट्रैफिक के केस में कितना होता है,
15 LUX, यानी कि 15 लक्स के बराबर इसकी वैल्यू होती है A2 के केस में जब मिक्स ट्रैफिक हो। इंपॉर्टेंट रोड्स में तो ज़्यादा लाइट चाहिए होगी तो वे 30 LUX यानी कि लक्स लेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे आपको किसी नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।